नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका स्वागत है। अजीत धन्यवाद। जी, एक सवाल आज आपसे लेते हैं, बहुत प्रासंगिक है। देखिए, वैसे तो बहुत पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न हम किसी को खाने देंगे न खाएंगे, और जनता के बीच प्रधानमंत्री का यह संबोधन बहुत पॉपुलर हुआ है। लेकिन विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहा है कि जो देश में जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, आजकल तो ईडी की चर्चा ज्यादा ही है, उसके निशाने पर सिर्फ विपक्ष रहा है। कल जब मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस की नेत्री, तो मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है विधानसभा का, वह घोटालों की लिस्ट लेकर गई थी। कोई 41 घोटालों की गिनती करा रही थी और वह कह रही थी कि ईडी, सीबीआई, आईटी कभी मध्य प्रदेश में नहीं आए। आपने देखा ही कल सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, जो गिरफ्तार किए गए शराब घोटाले में, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि चलिए, आपने पीएमएलए का केस तो कर दिया, लेकिन ये बताइए कि इनके पास पैसा कहां से आया है? पैसा आया भी है क्या? आप इसे तो प्रस्तुत कीजिए। फिर आपने देखा कि हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम, वे भी ईडी के रडार पर हैं। 5 बार नोटिस दी गई, 5 बार बुलाया गया, वे नहीं गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट चाहिए। रांची हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है, लेकिन जो केस फाइल हुआ है उसमें कुछ गलतियां थी, सुधारने का मौका दिया गया। 11 अक्टूबर की अगली तारीख निर्धारित की गई। तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम, ये भी ईडी के रडार पर है ही। लैंड फॉर जॉब स्कैम में भले ही सीबीआई से जमानत मिल गई, और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जेल भेजा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो भी ईडी के रडार पर हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, ये भी 2024 के चुनाव के पहले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं और इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? तेजस्वी यादव कहते हैं हम तो गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लड़ेंगे तो जेल जाना होगा। देखिए, अब ये संभव है जिस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके खिलाफ छापे पड़े हैं और मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ये कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर कुछ और विपक्षी नेता गिरफ्तार हो जाएं। अभी जी। भी वो छापे की कार्रवाई चल रही है। अभी भी एक दिन पहले रथिन घोष हैं, मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा। और जगत रक्षकन है, इस जगत रक्षकन जो पहले मंत्री रहे भारत सरकार में, डीएमके के एमपी हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स ने छापा मारा। ये सब कल की बात है। जी। तो ये छापे अभी चल रहे हैं और ये सब विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं। हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि अरे ये बार बार क्या नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो पूछताछ करने के लिए, एक ही बार में पकड़ के जेल में डाल दो। तो ये हर जी। नेता की आशंका है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। लेकिन ये जो केसेज के मामले हैं और ये जो उसमें एजेंसीज की कार्रवाई है, वो बहुत सिंपल, बहुत सरल मामला नहीं है। वो जिस तरह जी। से दिख रहा है वैसा मामला नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। उसको बहुत सरलीकरण करके ये कह देना कि ये सिर्फ विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो सबको अरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो एक फैक्ट है अपनी जगह। लेकिन आप जी। अगर थोड़ा बारीकी से देखेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो आप देखिए कि कम ही मुकदमे हैं जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए हैं। ज्यादातर मुकदमे पहले से चल रहे हैं। उन पर भी हम बिल्कुल। लोग अभी बाद में बात करेंगे। अभी जो आपने सवाल किया है उसका जवाब हम पहले दे रहे हैं, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। जी। देखिए, जो केसेज हैं, जिस तरह से उनको पेश किया गया है और एजेंसी की जिस तरह से कार्रवाई है, उसमें एजेंसी को अभी ऐसा लगता नहीं है कि उसको किसी तरह के सबूत की जरूरत है पकड़ के जेल में डाल देने के लिए। हम्म। आपने देखा जो मनीष सिसोदिया के मामले में जो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुप्रीम कोर्ट में पूछ रही थी कि भाई जी। आपके पास एक गवाह के बयान के अलावा क्या है, इसने एक बात कही, उसके अलावा आपके पास क्या है? आप मनी ट्रेल कैसे साबित करिएगा? आप जी। कैसे साबित करिएगा कि इनके पास पैसा आया, फिर इन्होंने पैसा कहाँ वो खर्च हुआ, इसको आप कैसे साबित करिएगा?
उसके पहले उसी कोर्ट ने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं, जैसा जैसा उस केस में कहा गया है कि जो शराब घोटाले का पैसा आया वो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ था, गोवा विधानसभा के चुनाव में। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ये पार्टी ने लिया है, पार्टी के काम में खर्च हुआ है, तो आपने पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया, पार्टी के ऊपर केस क्यों नहीं किया, इंडिविजुअल के ऊपर जी। क्यों केस कर रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब फिर जब जब काफी सवाल जवाब हुए और काफी सवाल जवाब के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी को जवाब नहीं सूझा, तो एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो पेश हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पॉलिसी मेकिंग में शामिल थे, इसलिए ये आरोपी है। जी। अब सोचिए, पॉलिसी मेकिंग में शामिल थे इसलिए आप आरोपी हो गए। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना, कोई पॉलिसी बनाना कोई अपराध नहीं है। अगर पॉलिसी कोई गलत भी हो गई तब भी वो अपराध नहीं है, अगर ये साबित नहीं होता है कि वो पॉलिसी बनाने में पैसे का लेन देन हुआ था। पॉलिसी तो जी। कोई बनाता है, गलत हो सकता है, 100 पॉलिसी सरकार बनाती है, 10 गलत हो गई, वो अपराध नहीं जी। होता है। तो जब इस तरह के फिल्मसी ग्राउंड पर ईडी अरेस्ट करके आपको 8 महीने जेल में रख सकती है, 8 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में, और अब जाकर के ये बात हो रही है, नीचे की अदालतें उस पर सुनवाई ही नहीं करती हैं, वो सुनती ही नहीं है, जमानत एकदम आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है जमानत उसमें। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 8 महीने के बाद मामला है। तो अगर अभी किसी को पकड़ के ईडी और जेल में डाल दे किसी भी नेता को, तब तो चुनाव निकल ही जाएगा। जब तक मामला चुनाव सुप्रीम निकल कोर्ट जाएगा। पहुंचे, जी। हाँ, बिल्कुल। आप जब तक जमानत के लिए जाइएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या सबूत है, जब तक ये सब देखा जाएगा तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। तो 8 महीने में चुनाव होना है। जी। तो ये एक संकट है। अब उस संकट का उपाय क्या हो सकता है? उपाय सिर्फ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 18 अक्टूबर से सुनवाई होनी है ईडी के अधिकारों को लेकर के। पहले तो पिछले बिल्कुल। साल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को मान्यता दे दी थी कि ठीक है, ईडी के जो अधिकार हैं वो ठीक है, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। जी। लेकिन दोबारा रिव्यू में गए लोग, गोविंद सिंह है मध्य प्रदेश के एक नेता है, और भी कुछ लोग उसमें गए। जब दोबारा रिव्यू में गए लोग, सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को सुनवाई करने वाली है। उस कार्ति चिदम्बरम भी गए हैं उसमें 18 अक्टूबर से। तो उसमें मूल रूप से 2-3 बिंदु जिन पर सुनवाई होगी, जो ईडी के ऐसे पावर हैं जिसको जो किसी एजेंसी के पास नहीं है। आप बिल्कुल। सोचिए, उसके पास ये पावर है कि वो उसको एफआईआर देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो एफआईआर ईसीआईआर होता है कहते हैं, ईसीआईआर। सामान्य जी। अपराध में उसको ईसीआईआर कहते हैं, जो जी। इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो देने के लिए बाध्य नहीं है एजेंसी, जी। उसको देना नहीं है। अच्छा, दूसरा उसमें ये है, ये एक प्रावधान है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जमानत के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर होता है। एजेंसी को बिल्कुल। सबूत जुटा करके आरोपी नहीं साबित करना है, आरोपी को सबूत जुटा करके ये साबित करना है कि हम आरोपी, हम दोषी नहीं है। तो जी। वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो अगर एक्यूज्ड के ऊपर है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जी। और दूसरा उसमें जो आर्टिकल 50 है, जिसको हेमंत सोरेन ने भी चैलेंज किया है और पहले भी कोर्ट में चैलेंज हुआ है, जिसके तहत गवाह को या आरोपी को बुला करके पूछताछ करती है एजेंसी, और उस पूछताछ में जो जो बयान होता है उसको कोर्ट में सबमिट किया जाता है और बतौर एविडेंस वो एक्सेप्ट होता है कोर्ट में। बाकी किसी अपराध में, किसी पुलिस की कार्रवाई में पुलिस कुछ भी आपसे बयान ले ले, वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। जी। कोर्ट में जाकर के आप बयान से पलट सकते हैं, लेकिन हम्म। ईडी पूछताछ करती है, उसमें जो आपने कहा है वो एडमिसेबल है बतौर एविडेंस कोर्ट में। तो ये भी चैलेंज हुआ है, मतलब उसमें जो क्लॉज 50 है, क्लॉज 63 है, ये सब चैलेंज हुए हैं। इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर से सुनवाई करके उसमें कोई राहत देती है, तब तो सबको राहत मिल जाएगी कि भाई ये जी। अधिकार बहुत कम है, इस अधिकार को कम किया जाए। अगर वो नहीं होता है, तब फिर किसी को राहत, ज्ञानेश्वर जी आप समझिए कि नहीं मिलने वाली है। अगर, चूंकि ये एक इलेक्शन के समय का की बात है ये, और केसेज सारे जमा होते 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 अब ऐसे समय पर आ गए हैं कि मान लीजिए, आप सोचिए कि तेजस्वी यादव को पकड़ करके ईडी जेल में डाल दे, तो कौन चुनाव लड़वाएगा आरजेडी को? जी। लालू बिल्कुल। यादव की तो बहुत खराब है, कौन चुनाव जी। लड़ाएगा? उधर हेमंत सोरेन, उनके फादर शिबू सोरेन बेड रिडन है, और अगर हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं तो जेल में उनको कौन चुनाव लड़वाएगा? जिस तरह से जी। आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये 2 सबसे बड़े नेता हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बाकी लोगों को तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही, ये होता है कि अपने पैर पर उन्होंने कैसे कुल्हाड़ी मारी थी कि जितने राजनीतिक लोग थे सबको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। जी। बिल्कुल। जो बचे थे उनको पुलिस ने, अब ईडी ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, तो उनके यहाँ कौन चुनाव लड़ाएगा अगर उसकी आंच पहुंच जाती है केजरीवाल तक? जी। इसमें जो कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब तो एजेंसी को एक बहाना मिल गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि आपने पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। अगर पैसा पार्टी के लिए बिल्कुल। लिया गया तो पार्टी को आरोपी बना दे, तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, और शराब घोटाले में पता चला कि अगर उनको पकड़ लिया एजेंसी ने, तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, उसको चुनाव कौन लड़ाएगा?
तो ये सही बात, तमाम सही बात। विपक्षी पार्टियों के सामने ये एक बड़ा संकट खड़ा है और सबको प्रे करना चाहिए है कि वो अभी भले जिस बहादुरी से जो कह रहा हो कि हम अरेस्ट होने को तैयार हैं, अरेस्ट हो गए तो कोई चुनाव नहीं लड़ाएगा। और अरेस्ट हो रहे हैं आप करप्शन के आरोप में, भले उस समय आपको थोड़ी सहानुभूति मिले, लेकिन वो आपका कोर सपोर्टर होगा, उसी की सहानुभूति मिलेगी। जनरल पब्लिक में यही धारणा बनती है कि आप करप्शन के आरोप में पकड़े गए। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या होता है, ये दोहरा मामला होता है। एक तरफ एजेंसी की कार्रवाई होती है और दूसरी जी, तरफ प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं। आप देखिए इसमें हुँ, दोनों में कैसा तालमेल है। कल भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उसमें 50-60% फोकस उनका करप्शन पर था। वो लगातार करप्शन को बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नौजवानों को याद दिलाया कि आप 2013 के पहले का अखबार उठा करके देखिए, उस समय क्या खबरें छपती थी। लाखों करोड़ के लूट की खबरें छपती थी। तो ये बात तथ्यात्मक रूप से तो गलत नहीं है। उस समय संचार घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, देवास एंट्रिक्स घोटाला हो, 20 तरह के घोटाले और लाखों करोड़ के घोटाले की खबरें छपती थी। तो एक तरफ एजेंसी की कार्रवाई है और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री का ये नैरेटिव बनाना है कि तमाम अपोजिशन जो है सब भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं गए। पिछले कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ आके खड़े, मेरे बराबर में खड़ा हो जाए या मेरे सामने आंख मिला ले, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं आए। तो ये तो नैरेटिव बनाने मुख्यमंत्री की जी, आवश्यकता है। अजीत जी, हम ये समझना चाहते हैं कि बाकी सारे नेताओं के पास जब ईडी की नोटिस पहुँचती है, तो वो तो चले जाते हैं। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार उन्हें नोटिस दी जा रही है ज़मीन घोटाले में और वे नहीं जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है, उन्हें यह भरोसा है कि हमारे पक्ष में कोर्ट खड़ा होगा और वे जो ईडी की नोटिस है या ईडी की कार्रवाई है उससे बच जाएँगे? या बस ये समय टालने की कार्रवाई आज न कल तो उन्हें समक्ष पेश होना ही होगा यदि कोई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अक्टूबर से है। तो ऐसे में तो हेमंत सोरेन के सामने बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई पड़ रही है। आपने कहा कि उनके पिताजी बेड पर हैं, फिर चुनाव सामने है, तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं जा रहे हैं, ईडी को क्यों नहीं फेस कर रहे हैं? जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री नैरेटिव बना रहे हैं, तो नैरेटिव तो बनाया जाएगा कि भ्रष्टाचार का आरोप है और ये जांच एजेंसी के सामने जा नहीं रहे हैं। इसके दो कारण हैं। जी। पहला कारण तो जो प्रत्यक्ष है, जो वो बता रहे हैं अपनी हम्म, सभाओं में भी, अपने प्रेस कॉन उनकी पार्टी के लोग भी बता रहे हैं, उनके तरफ से भी यही बयान आ रहे हैं कि पिछले जी, साल 17 नवंबर को वो ईडी के सामने पेश हुए थे। हालांकि वो जी, दूसरा मामला था। वो हम्म, अवैध खनन का मामला था। साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है उसमें। तो जी, उस मामले में हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए थे पिछले साल, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है नवंबर का महीना जी, था, 16-17 नवंबर से वो जी, पेश हुए थे उसमें। और 9 साढ़े 9 घंटे पूछताछ चली थी उनके साथ। रात में 9:30 बजे वो छूटे थे। तब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गई थी ईडी के दफ्तर के सामने, गाड़ी लेकर के बैठी थी और वहां से वो निकल के आए। 9:30 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो जी, हेमंत सोरेन का कहना है कि हमने अपने आय व्यय का सारा लेखा जोखा ईडी को दे दिया है। हमारी जी, जितनी संपत्ति है, जो बैंक बैलेंस है, जो जमीनें हैं, सब हमने बता दी है। तो अब ईडी को क्या जानना है हमारे से? जब सारा ब्यौरा उसके पास है तो उसमें जांच करे ईडी। जी, उन्होंने ये भी कहा कि 1000 करोड़ के घोटाले की क्या बात हो गई? किसी को पता है कि 1000 करोड़ कितना रुपया होता है? 1000 करोड़ का हाँ, घोटाला करने के लिए कितना खनन करना होगा और जी, कितने रेलवे के रैक्स लगेंगे जिससे उसकी ढुलाई होगी? उन्होंने फिर रेलवे के अधिकारियों को भी कहा कि आप जांच करिए कि आपका वैगन, आपका वो इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है इस काम में। तो जी, वो एक ये लॉजिक है जो प्रत्यक्ष है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमको जाने की जरूरत नहीं है। और वो बार-बार वो 5 समन उनको हुए हैं और पांचों जी, बार उन्होंने वो नहीं गए हैं वहां, मना कर दी। जी, मना किया है। अब उनके हुँ, 11 अक्टूबर को सुनवाई है उनके मामले की। जी, दूसरा जो कारण है, वो कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी अधिकारियों के खिलाफ, उस पर रोक लगा दी कि आप नहीं कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी तरह की राहत उत्तर प्रदेश में भी कुछ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मामले में भी मिली है। छत्तीसगढ़ का मामला शराब घोटाले का मामला है। उसमें ईडी की कार्रवाई पर जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन उसका कारण बिल्कुल हुँ, दूसरा हुँ, है। उसमें पहले केस हुआ था सीबीआई का, और सीबीआई का केस जी, क्वैश हो जाने के बाद भी ईडी का केस चल रहा है। तो वो एक ग्राउंड बनता है कि जो पहली एजेंसी जिसने जांच की है, अगर उसका केस क्वैश हो जाता है या उसके केस में गड़बड़ी आती है, रोक लग जाती है, तो फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात कहां से आएगी कि ईडी का केस चलेगा? तो उस ग्राउंड जी, पर वहां रोक लगी है। लेकिन वो ग्राउंड हेमंत सोरेन का नहीं बनता है। इनको हुँ, किसी ने हुँ, अपने सलाह दी थी कि ये ग्राउंड आपका भी बन सकता है। जिस ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ में राहत मिली है, उस ग्राउंड पर आपको भी राहत मिल सकती है। तो ये आपने जी, ठीक कहा कि उनको कहीं न कहीं ये उम्मीद होगी कि हमको कोर्ट से राहत मिल जाएगी, जैसे छत्तीसगढ़ में लोगों को राहत मिली है कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगी हुई। जी, लेकिन वैसी राहत नहीं मिल सकती है यहाँ, क्योंकि ये तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया जा रहा है।
प्रारंभिक पूछताछ के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो कोई भी अदालत बिल्कुल। किसी को भी ये राहत कैसे दे सकती है कि एजेंसी आपसे पूछताछ न करे। ये रांची के जमीन घोटाले का मामला है ज्ञानेश्वर जी, और इस घोटाले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। रांची जी। के कलेक्टर रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन इस मामले में गिरफ्तार होकर के जेल में है। इसी इसी हम्म। रांची की जमीन के घोटाले में ही हेमंत सोरेन के करीबी रहे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। अमित अग्रवाल गिरफ्तार हुए, विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। इसमें प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जेल में है। कई जमीन के डिपार्टमेंट्स के जुड़े लोग जो सीओ वगैरह इस टाइप के लोग होते हैं, छोटे अधिकारी, उन सब लोगों को भी पकड़ा गया है। तो इतने लोग जेल में हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर सीबीआई आपको बुला रही है पूछताछ के लिए। तो अदालत ये नहीं कह सकती है कि भाई इनको पूछताछ के लिए मत बुलाइए। ये लॉजिक भी जी। नहीं चलेगा कि आपको साहेबगंज के खनन घोटाले में पूछताछ हो चुकी है तो अब रांची के जमीन मामले में आपसे पूछताछ नहीं हो सकती है। तो ये जो राहत की उम्मीद है, हो सकता है ये उम्मीद पूरी ना हो। उनका वर्स्ट फियर जो है कि उनको फेस करना हो ईडी को, तो हो सकता है कि ईडी को फेस करना पड़े। तो हेमंत सोरेन पर संकट मंडराता हुआ देख रहे हैं आप, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे? जैसा आपने कहा कि 2024 में फिर संभावनाएं, या जेएमएम के पास कोई वैकल्पिक तैयारी है या कोई वैकल्पिक नेतृत्व है कि यदि ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो फिर वहां 2024 में स्थितियां संभाल ली जाएगी जेएमएम के द्वारा, या फिर सब कुछ? नहीं, ये वहां अभी एक जो वैकल्पिक तैयारी है, जो जिस बात की चर्चा होती रहती है, जी। वैसे तो हेमंत सोरेन के भाई हैं छोटे बसंत सोरेन, वो भी विधायक हैं। हेमंत जी। सोरेन के बड़े भाई थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी सीता सोरेन भी विधायक हैं। तो ये जी। परिवार के 2 लोग ऑलरेडी विधायक हैं, लेकिन जी। वो कुछ दूसरे कारणों से, जो राजनीतिक से गैर राजनीतिक कारण हैं, कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं सरकार सौंपने का। आपने भी जी। देखा होगा कि बिहार में भी जब लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो एक बिल्कुल। चर्चा इस बात की है कि अगर कोई ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि उनको पकड़ा गिरफ्तार किया जाता है, जितने केसेज हैं, चाहे वो खनन का केस हो या जमीन का केस हो, किसी भी मामले में आय से अधिक संपत्ति का हो, उनके खिलाफ लोकपाल में भी एक केस है। जो जी। लोकपाल के गठन के बाद जो पहला केस गया था लोकपाल के पास, वो यही केस था, इनके शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का। और उसमें भी जी। डिसीजन हो, उसमें भी जो लोकपाल की बेंच ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कहा था सीबीआई को कि आप पीई करिए, और पीई हो करके उसके भी दस्तावेज तैयार है, उसमें भी डिसीजन आने वाला है। तो किसी जी। भी मामले में अगर गिरफ्तारी होती है तो एक बात की चर्चा है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो बिल्कुल। वो काफी समझदार लेडीज हैं और वो चुनाव जी। के कई पर्दे के पीछे की गतिविधियों में शामिल रहती हैं, तो जी। उनको बना सकते हैं। और फिर आप जेल में रहिए, आपकी सरकार है, तो वहां से आप चुनाव को जिस तरह से संचालित कर सकते हैं। वहां राजनीतिक असर की अगर बात कहें तो वो एक क्या है कि झारखंड ऐसा स्टेट है और जो कोर वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा नेता किसी मामले में जेल गया है, करप्शन के मामले में जेल गया है। क्योंकि जी। दूर दराज के गांव में, जंगलों में उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, किस मामले में पकड़ा। वो इस बात पर सहज ही यकीन कर लेंगे कि गुरु जी के बेटे को, शिबू सोरेन के बेटे को हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और जी। उनको इस बात से, उनको तीर धनुष छाप के ऊपर वोट देना होता है। तो बिल्कुल। आप देखें, दुमका जेल में जब बंद थे गुरुजी, शिबू सोरेन, जब उनके ऊपर भी केसेस थे और वो जेल में बंद थे, उनको भी तब भी जेएमएम के वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जेएमएम का वोट उसके साथ जुड़ा रहा, उसको वोट मिलता रहा। लेकिन वो एक एक बेसिस, एक थ्रेशोल्ड है कि आप 17-18 सीट की पार्टी हैं, उतना आपको हर हाल में आ जाएगा, कोई जेल में जी। रहे न रहे, बाहर रहे। लेकिन अभी जो पिछला परफॉर्मेंस है कि 30 सीटें मिली थी पिछली बार जेएमएम को, उतनी सीटें हासिल करने के लिए बहुत बारीकी से, गहराई से, मजबूती से बूथ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, पोल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। उसमें निश्चित रूप से परेशानी होगी अगर जो सर्वोच्च नेता है, जिसके इर्द गिर्द सारी पार्टी घूमती है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, एजेंसी अरेस्ट कर लेती है, तो उसमें दिक्कत होगी। तो चुनाव चलिए, हेमंत सोरेन के बाद हम आते हैं, हेमंत सोरेन के बाद हम आते हैं तेजस्वी यादव की संभावनाओं पर। देखिए, तेजस्वी यादव पर तो सीधा भ्रष्टाचार का कोई आरोप है भी नहीं। बिहार में वे 2-2 बार डिप्टी सीएम बने, दूसरी बार डिप्टी सीएम है, और इस कार्यकाल में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार ने अपना नियंत्रण, या योग कहें कि जो पहले से गलतियां हुई हैं उनके पिताजी के द्वारा, लालू यादव के द्वारा, उसके प्रति वे सजग भी रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पर है कि संपत्ति उनके नाम गई जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में आया। तो तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि मैं तो नीमुचिया था, मुझे क्या पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ईडी तो मनी ट्रेल की जांच कर रही है और संपत्तियों की जांच कर रही है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो आप बिहार की संभावनाओं के बारे में कहिए। जैसा आपने कहा कि 18 अक्टूबर से सुनवाई है ईडी को मिले अधिकार को लेकर, यदि वहां से कोई राहत नहीं मिलती है और तेजस्वी यादव सीबीआई से भले ही जमानत पा लिए हों,
लेकिन ईडी की मुश्किलें कम नहीं हुई है। ईडी ने यदि उन्हें छेड़ दिया तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा, और फिर बिहार में आरजेडी को कौन संभालेगा, बिहार में इंडिया अलायंस का क्या होगा, और नीतीश कुमार के तेवर क्या होंगे। कि ये पहले सवाल से शुरू करते हैं कि जो पहली जी संभावना है तेजस्वी यादव को लेकर के, जी आमतौर पर जिस मामले में सीबीआई का केस शुरू होता है, अगर सीबीआई के केस में रोक लग गई है तो जी फिर ईडी की कार्रवाई उसमें आगे नहीं बढ़ती है। जनरली ये देखा गया है अभी तक। तो अगर जो जी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में सीबीआई के केस पर हाउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो हम्म, उस मामले में ईडी का केस ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि वो बहुत अभी तुरंत आगे नहीं बढ़े, अनलेस की वो रोक ना हट जाए, वो जमानत ना हट जाए, जमानत ना कैंसिल हो जाए। हम्म, लेकिन दूसरे मामले भी हैं, ईडी के दूसरे मामले में भी हैं, जो आईआरसीटीसी का मामला है, जिसमें ये कहा गया कि उस समय के पैसे से फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी खरीदी गई, 4 मंजिला कोठी, और ईडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव उस कोठी में रहते हुए पाए गए। जी तो ये जो मामला है, वो मामला सीरियस हो सकता है, क्योंकि हम्म, उस मामले में मनी ट्रेल दिखा रही है एजेंसी की ये पैसा आया है और इस पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, हालांकि वो जी, प्रॉपर्टी किसी दूसरी कंपनी के नाम से है। तो हम्म, वो सब चीजें तो बाद में आएंगी, जब अदालत में, जब अभियोजन में जाएगा, जब मामला अभियोजन में जाएगा, सुनवाई होगी, कोर्ट में जाएगा, तभी तो ये सारी चीजें आएंगी। सबूत की बात तो तब आती है। उसके जी पहले बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो एजेंसी इसमें कार्रवाई कर सकती है। जो अभी केसेज हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में, ये लैंड फॉर जॉब तो बाद में आया है, उस मामले में भी तो कार्रवाई जी हो सकती है। और कार्रवाई होने की स्थिति तब बनेगी अगर अगर लगता है कि जो अपोजिशन का अलायंस है इंडिया, वो ज्यादा मजबूत हो रहा है और हम्म, बीजेपी को वहां परेशानी हो सकती है। देखिए, जी ये बात जब कहिएगा तो बीजेपी के नेता कहेंगे कि एजेंसी स्वतंत्र है, अपनी कार्रवाई करती है। अभी भी जो बिल्कुल बिल्कुल, संजय सिंह वाले मामले में भी, या उसके पहले भी जब पत्रकारों पर भी छापा पड़ा, तब भी सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एजेंसी स्वतंत्र है और उसमें सरकार कोई दखल नहीं देती है। लेकिन जी जो ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड देखिए कि कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स पर ही होती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, लेकिन पिछले साल जो पार्लियामेंट में भारत सरकार के पंकज चौधरी मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया था एक सवाल का, उस सवाल के जवाब में कहा कि 2700% इजाफा हुआ ईडी के केसेज में, ईडी के जी छापों में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है। और हम्म, ये हम्म, एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि 95% नेता जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अपोजिशन के हैं। 121 नेताओं पर, अभी देश के 121 नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 115 अपोजिशन के नेता है। जी सत्ता पक्ष के भी 6 नेता कौन है वो खोजना होगा, वो हो सकता है बाद में आए हो लोग। जी जी तो 115 121 में, तो इसलिए जी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अपोजिशन के नेताओं को पकड़ने का है, खासतौर से चुनाव के समय राजनीतिक रूप से उनको कमजोर करने के लिए। जी तो इस समय अभी भी आप देखिए, एक और इसी में बात याद आ गई तो अभी कह दें, हम फिर उस पर आगे बढ़ते हैं कि हम्म, अभिषेक बनर्जी को पिछले 2 समन जो हुए, वो पहला हम्म, समन उनको हुआ था 13 सितंबर को, जिस जी दिन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होनी थी दिल्ली में। बिल्कुल, हाँ, उसमें वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं अभिषेक बनर्जी, उसी दिन ईडी ने बुलाया, जिसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सके। और दूसरा समन हुआ 3 अक्टूबर को, जिस दिन पहले से तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणा कर रखी थी। 2 और 3 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की घोषणा थी मनरेगा के फंड कटौती को लेकर के, उसी दिन ईडी ने बुलाया था। तो जी ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता है कि 2 समन आपने ऐसे दिन दिए जब उनकी बड़ी राजनीतिक, जिस दिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट था उनका। जी तो उसी वजह से ये लग रहा है, जो अभी तक का ट्रेंड है, उस ट्रेंड में अपोजिशन के नेताओं को परेशान करने का है। तो ये संभव है कि इनको तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, अगर ये लगता है कि उनसे इंडिया गठबंधन मजबूत है और बीजेपी को परेशानी हो रही है। और अगर कार्रवाई हो जाती है तो उनके यहाँ भी नेता कई हैं, मीसा भारती भी हैं और लालू यादव भी बाहर है, राबड़ी देवी भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो जी चेहरा पिछले 8 साल में जो आगे किया गया है, और जिसकी वजह से नौजवानों में थोड़ा ज्यादा जोश है, उत्साह है, जिनके नीचे जिनकी देख रेख में प्रबंधन की टीम काम करती है, वो सब तेजस्वी यादव है। तो जी वो बिल्कुल, सारी तैयारी इनके यहाँ भी बिखरेगी, जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने अभी कहा कि हेमंत सोरेन की तैयारी बिखरी। इनके यहाँ तेजस्वी यादव के ऊपर दूसरा खतरा यह है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हुई है लालू यादव की जमानत खारिज कराने। जी अब बिल्कुल, लालू यादव की जमानत खारिज कराने, उस मामले में भी अभी हमको लगता है ये इसी महीने अक्टूबर में 17 या 18 अक्टूबर को उस पर भी सुनवाई होनी है। 17 अक्टूबर को, संभवतः 17 अक्टूबर को, जो सीबीआई ने कहा था कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए, अब उसके लिए वो गए हुए हैं। जमानत हो सकता है कैंसिल ना हो, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, लेकिन उनके अलग मामले हैं। मतलब लालू यादव को भी फंसाया जा सकता है कि वो सामने, अच्छा, चूंकि
ज्यादा बड़ा खतरा तो लालू यादव होते हैं। जब भी वो बाहर हम्म, रहते हैं तो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जोड़-तोड़ है उनसे बेहतर कौन कर सकता है? तो जी, उनके सामने भी एक आरजेडी के सामने ये भी चुनौती है। और हम्म, दूसरा, लालू तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के भी मामले में समन हुआ है गुजरात में उनको, बिल्कुल, गुजरातियों जी, के लिए जो उन्होंने एक बयान दिया था। हम्म, तो हम्म, ये सारे जो कानूनी मामले हैं, जो आपराधिक मामले हैं, जो जिनके जिनका जिनका घेरा, जिनका जिनका जाल उनके चारों तरफ बुना हुआ है, उसमें वो फंस सकते हैं। और फंसने के बाद आरजेडी का जो चुनावी तैयारी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। दूसरा कोई नेता नहीं है ज्ञानेश्वर जी जो एक दिन में 16-16 सभाएं करे। हम लोगों ने देखा है पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव को भागते हुए कि वो हेलीकॉप्टर से उतर के दौड़ते हुए मंच तक जाते थे और 5 मिनट का भाषण दे करके फिर भागते हुए हेलीकॉप्टर पकड़ते थे। ऐसा करने वाला कोई नेता नहीं है वहां। तो चुनाव प्रबंधन भी बिगड़ेगा, चुनाव प्रचार भी प्रभावित होगा और इसका नुकसान इंडिया को हो सकता है। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ना है जी, उनके लिए, बल्कि उनकी पार्टी के लिए एक आदर्श स्थिति होगी कि आरजेडी की जो तरफ से जो भी दबाव की राजनीति होती है प्रशासनिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, वो सब थोड़ा कम फील होगा। उनके लिए ये स्थिति थोड़ी बेटर होगी कि आरजेडी में लालू यादव का परिवार किसी कानूनी पचड़े में फंसा रहे तो जेडीयू को उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसके लिए स्थिति ठीक ही रहती है वो। तो अजीत जी, लेकिन जब तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या ज्यादा परेशानी बढ़ती है, तो तेजस्वी यादव किस पर भरोसा करेंगे? हेमंत सोरेन के बारे में तो आपने कह दिया कि वे भरोसा कर लेंगे अपनी पत्नी पर, क्योंकि हम यहाँ लालू परिवार के भीतर भी महाभारत दिखते देखते हैं। मीसा भारती का रुख कुछ और, तेज प्रताप यादव का रुख कुछ और, तो वहां कई शक्तियां हैं, कई पावर स्टेशन हैं। तो तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या बचा है? क्योंकि शादी भी बहुत कम, मतलब बहुत दिन नहीं हुए हैं, और उनकी पत्नी बिहार को बहुत नहीं समझती, लेकिन क्या वे भी भरोसा राष्ट्रीय यादव पर ही करेंगे? बिल्कुल, दूसरे दूसरे किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। 1% के लिए आप माने कि ऐसी स्थिति आती है कि जी, उनको कोई एजेंसी गिरफ्तार करती है, सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करती है, तो जी, वो अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और डिप्टी इसका सीएम कारण बनाएंगे, ये, डिप्टी सीएम। हाँ, डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम जी, बनाएंगे। जो अपने जिस पद पर हैं वो उस पद पर अपनी जी, पत्नी को बिठाएंगे वो। क्योंकि वो, ये आप समझिए कि सरकार में पावर जिसके हाथ में होता है ना, पार्टी का पावर जी, उसी के हाथ में होता है। जो सरकार में, जैसे किसी को आप मुख्यमंत्री बना करके बिठा दीजिए वो पावरफुल हो जाता है, किसी को उप मुख्यमंत्री बना के बिठा दीजिए वो पावरफुल हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दूसरा आदमी है और पार्टी दूसरा आदमी चला रहा है। जनरली यही होता है कि जो वहां बैठा हुआ है पावर में है वही पार्टी संभालता है। किसी कमजोर जी, आदमी को भी आप पावर दे दीजिए तो पार्टी का सर्वे सर्वा वही हो जाता है। तो जी, ये रिस्क तेजस्वी यादव को उनकी टीम भी नहीं लेने देगी कि आप किसी और को बिठा दें, और इतना समझदार आदमी हो कि चला भी सके और जिस पर आप भरोसा कर सके। पहले का समय होता जिस तरह से नीतीश कुमार ने भरोसा कर लिया था जीतन राम मांझी के ऊपर, और उनको वो धोखा खाए थे और उन्होंने कहा हुआ है कि अब किस पर भरोसा करेगा आदमी। उनका भी भरोसा टूटा था मांझी से और जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने बात सुनना बंद कर दिया था। तो ये जोखिम भी नहीं ले सकते हैं तेजस्वी यादव जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद कि किसी गैर यादव को बिठा दें, क्योंकि किसी गैर यादव को बिठाने के और ज्यादा खतरे हैं। फिर जी, उस वो अपनी जाति का जो वोट है उसका वो नेता बनेगा। तो हम्म, किसी गैर यादव पर भरोसा करके भी आप नहीं बैठा सकते हैं। परिवार में आप जिसको बिठाएंगे फिर आपके लिए उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो नेता जी, होगा, वो अपने हिसाब से फिर चीजें फिट करेगा पार्टी के भीतर भी और सरकार के भीतर भी। वो जी, तमाम चीजें उसके हाथ में होती हैं। इसीलिए अगर स्थिति आती है कि तेजस्वी यादव को डिसीजन लेना होता है कि उप मुख्यमंत्री पद पर अपनी जगह किसको बिठाएं, तो वो अपनी पत्नी को बिठाएंगे। चलिए, तो अजीत जी, आपने ये कहा कि देखिए, यदि हम झारखंड की बात करें, तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर भी लिए जाते हैं, तो उनके वोटर पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो गांव में है, जंगल में है, उन्हें लगता है कि गुरुजी के बेटा को गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें जहां वोट देना है वहां देंगे ही। लेकिन तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो बिहार के मतदाता, यादव, गैर यादव, और आपने कहा भी कि प्रधानमंत्री नैरेटिव सेट करते हैं कि ये घपलेबाज, और ये नैरेटिव भी जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा था कि बहुत सारे मुकदमे जो हैं वो मोदी के कार्यकाल के नहीं है। इसका भी, इसकी व्याख्या भी ठीक से की जाती है। तो बिहार के मतदाताओं पर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी का असर क्या हो सकता है? वहां असर ज्यादा बड़ा होगा। वो जो जी, यादव वोट है उस वोट पर नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि उस वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। हम्म, असली असर जो है ज्ञानेश्वर जी उस वोट पर होगा जिसको जोड़ने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। जी, जिस वोट को जोड़ करके हम्म, मुसलमान यादव के अपने कॉम्बिनेशन में जिस वोट को जोड़ करके और वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं,
एक मजबूत पार्टी के लायक वोट उनके पास है, लेकिन चुनाव जीतना जिस वोट के भरोसे चाह रहे हैं और लग रहा है कि उनकी एक यंग लीडर की छवि को देख करके वो वोट आ सकता है, वो वोट नहीं आएगा, वो वोट बिदक जाएगा, वो फिर दूर हो जाएगा उनसे। तो ये जो करप्शन का आरोप बड़ा आरोप होता है, ये इसको लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। जो सबसे बड़ी चीज जो चुनाव में असर करती है ना, वो महंगाई और भ्रष्टाचार, यही दो चीजें हैं। आज तक की हिस्ट्री में भी आप देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जब हुआ था तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, तभी वो बाहर हुई थी। राजीव गांधी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर हुए थे। मनमोहन सिंह की भी 10 साल की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर हुई थी। तो ये आरोप लोगों को, ये लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होंगे तो अब उनके पास जो समीकरण है वोट का, उसमें नया वोट नहीं जुड़ेगा और फिर सारी संभावना आपकी वापस उसी पर आ जाएगी कि आप 22-24% आपको वोट आ जाए, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। फिर आपकी निर्भरता नीतीश कुमार के ऊपर और बनी रहेगी। दूसरी संभावना यह भी है कि अगर जो गिरफ्तारी हो जाती है तो आप फिर नीतीश कुमार के मूड का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि गिरफ्तारी के बाद वो क्या करेंगे। गिरफ्तारी के बाद तो वो हो सकता है कि इस मामले पर भड़क ही जाए और किसी का बहाना बना करके अलग हो जाए कि अले चलो पीछा छोड़े। उन्होंने छोड़ दिया, फिर पार्टी 2010 वाली स्थिति में आ जाएगी जब सारे वोट के बावजूद 22 सीटें आई थी आरजेडी को। तो ये बड़ा बारीकी से इस मामले को देखने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर मामला है और किसी समय अगर स्ट्राइक करती हैं एजेंसीज और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो वो उतने सहज नहीं रह पाएंगे जितना बंगाल में है। बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी जेल चले जाए। हेमंत सोरेन के भी जाने से पार्टी के प्रोस्पेक्ट पर उतना असर नहीं हो रहा है। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जाएंगे दिल्ली में तभी कोई असर होगा। तमिलनाडु में भी डीएम के कितने भी एमएलए एमपी को पकड़ लीजिए, अगर स्टालिन बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के भी 20 नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेज हैं, लेकिन तब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। शरद पवार जब तक बाहर हैं एनसीपी में, आप किसी के ऊपर कुछ भी कर लीजिए, अनिल देशमुख पर कर लीजिए, नवाब मलिक पर कर लीजिए, किसी पर कर लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में क्या है कि बिहार में जो मुख्य नेता है उसी के ऊपर शिकंजा कस सकता है और फिर इस वजह से वहां ज्यादा दिक्कत हो सकती है, राजनीतिक भी और चुनावी भी। चलिए, तो देखिए राजनीतिक भी और चुनावी भी, और 2024 में यदि इंडिया अलायंस मजबूत होता दिखेगा तो कुछ भी संभव है। जिस तरीके की बातें चल रही, जिस तरीके की कार्रवाइयां चल रही हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब रडार पर तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, तो आगे क्या होता है उम्मीदें तो सुप्रीम कोर्ट से ही है, जो ईडी को स्पेशल पावर्स मिले हैं जिन पर 18 अक्टूबर से सुनवाई होनी है। यदि वहां से कोई राहत मिलती है तो इन सबों को राहत मिलेगी। हेमंत सोरेन पर संकट ज्यादा है, तेजस्वी यादव पर संकट ज्यादा है, अभिषेक बनर्जी पर संकट ज्यादा है। तो इस बात को आज हमने विस्तार से समझने की कोशिश की है। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा देश की स्थिति क्या है और क्या चल रहा है। तो हम अपने दर्शकों से चलते चलते चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।